बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो ही रात के 12 बजते तो मेरी नंद रोने लग जाती। तब मेरा शौहर कहता कि जाओ नंद को चुप करवाओ, जब तक वो खामोश ना हो जाए तुम उसके साथ ही सोना। अगर मेरी लाडली बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। यूं पूरी रात नंद रोती रहती और जब सुबह वो खामोश होती तो मुझे कहती, भाभी अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर नंद हर रात ऐसा तमाशा क्यों लगाती है, जबकि सारा दिन वो ठीक रहती है। शौहर से पूछती तो कहता, अभी मेरी बहन छोटी है, शायद अकेलेपन से डरती है। एक दिन नंद को रोता छोड़कर जूं ही मैं अपने कमरे में आई तो दरवाजा बंद था। मुझे शक हो गया। फौरन खिड़की से झांका तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मैं शादी की सेज पर बैठी अपने शौहर से तारीफें बटोर रही थी, जब बाहर से किसी के रोने की आवाज बुलंद होने लगी। मैंने घबराकर अपने शौहर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी परेशानी के आसार साफ देखे जा सकते थे। मैं बोली, इरफान ये कैसी आवाज है? तो वो बोले, मैं नहीं जानता, खुदा खैर करे, मैं बाहर निकल कर देखता हूं, तुम यहीं बैठी रहो। मैंने सर हिला दिया तो इरफान कमरे से बाहर चले गए। मैं दुआएं करती रही कि सब खैर ही हो। बड़ी देर हो गई, अगर इरफान लौट कर ना आए थे, मगर अब बाहर से सुनाई देने वाली आवाज में कमी आ गई थी। मेरा दिल घबराने लगा तो जल्दी से बाहर निकल गई। मैंने आवाज का ताक्कुब किया तो ये कहीं और से नहीं बल्कि मेरी नंद के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो कनीजा भाई के साथ बैठी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि इरफान उसे चुप करवाने की मतवातिर कोशिश कर रहे थे। मैं बोली, क्या बात है किंजा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? मुझ पर नजर पड़ते ही किंजा अपने भाई से जुदा हुई और मेरे पास भाग कर आ गई और मेरे गले लगकर बोली, भाभी अकेले में दिल घबराता है, आज की शब आप मेरे साथ सो जाए ना। मैं तो किंजा की शक्ल ही देखती रह गई थी। वो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं जो ऐसी फरमाइश कर रही थी। मुझसे महज 2 बरस ही छोटी होगी। मैं 2 कदम पीछे हटी और बोली, किंजा ये तो नामुमकिन है, जानती हो ना आज मेरी शादी की रात है, मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। किंजा का चेहरा एकदम ही उतर गया। वो बोली, ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। तब इरफान एक झटके से खड़े हो गए। वो बोले, तुम कैसे मेरी मौजूदगी में यूं मेरी बहन को मुंह पर ही इनकार कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया था? मैंने आज तक इसकी कोई बात नहीं टाली। जब तक ये चुप ना हो जाए तुम आज इसी के साथ कमरे में रहोगी, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं इरफान के चेहरे को हैरत से तकती रह गई थी। ये पहली रात की जाने वाली बात तो नहीं थी, मगर उनके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। वो कमरे से निकल गए तो मैं और किंजा तन्हा रह गए थे। वो बेड पर बैठकर एक बार फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। मुझे किंजा पर बेइंतहा गुस्सा आ गया था। दिल कर रहा था कि उसका वजूद भस्म कर दूं। मैंने कितने अरमान सजाए थे दिल में कि कब मेरी शादी इरफान से होगी, कब हम दोनों आमने सामने बैठकर दिल की बातें कहेंगे। हम दोनों का निकाह तो 3 बरस कबल हो चुका था। फैमिली वाले सख्त किस्म के थे, इसीलिए कभी इरफान के साथ कहीं आना जाना ही नसीब नहीं हुआ था। इन पाबंदियों ने दिल में कुर्बत की ख्वाहिश मजीद बढ़ा दी थी। अब सारी पाबंदियां जब खत्म हो चुकी थी तो इस किंजा ने अजीब सूरत हाल खड़ी कर दी थी। किंजा यूं बैंग कर करके रो रही थी कि मेरा दिल घबराने लगा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, बात क्या हुई है, यूं क्यों रो रही हो तुम? जब तुम हमारे घर बारात के साथ आई थी तब तो बड़ी खुश थी, सबसे आगे आगे नाच गा रही थी। किंजा कुछ देर तो यूं ही सोचती रह गई, फिर बोली, मैं कमरे में अकेली लेटी थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक साया मेरे कमरे के सामने से गुजरकर किचन में गया हो। किंजा की बात सुनकर मैं सही मानों में परेशान हो गई थी। मैं बोली, ये बात तुमने इरफान के सामने क्यों ना बताई? खुदा न करे कोई चोर उचक्का घर में ना घुस आया हो। रुको, मैं अभी इरफान से बात करती हूं। मैं इतना कहकर उठी ही थी कि किंजा ने मुझे जल्दी से पकड़कर बिठा दिया और बोली, भाभी खुदारा भाई से ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी थी। मैं तो कई रातों से जाग रही थी। पहले 7 रातें तो ढोलक रखी थी मैंने, फिर मायों और मेहंदी, सारी सारी रात जागकर हमने इन रातों को सेलिब्रेट किया था। हर शख्स के मुंह पर बस यही अल्फाज थे कि अगर शौहर के साथ शादी से पहले ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की यूं ही खुश और हल्की फुल्की सी होती है। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई है।
मैं बेड पर लेट गई और इल्म ही ना हुआ कि कब आंख लग गई। रात के 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली थी। मैंने गौर किया, तब भी किंजा रो रही थी। इस लड़की के बहनों ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। मैंने तकिया कान पर रखा और फिर से सो गई। दोबारा मेरी आंख फजर के बाद ही खुली थी। तब किंजा के रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो वो कुरान पाक पढ़ रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, भाभी, अब मुझे डर नहीं लग रहा, अब आप अपने कमरे में जाकर सो सकती हैं। मैंने उसे कुछ भी न कहा और अपना भारी भरकम लिबास संभालकर नंद के कमरे से बाहर निकल आई। मैं ये देखकर हैरान थी कि इरफान भी जाग रहे थे। मैं उनसे खफा थी। वो मेरे चेहरे की नाराजगी देखकर हंस दिए और मेरा हाथ थाम कर बोले, मुंह दिखाई का तोहफा नहीं लेना क्या? मैं गुस्से से बोली, वो तो आपने रात में ही दे दिया था। वो बहुत हैरान हुए और बोले, कब दिया था मैंने? मुझे तो याद नहीं पड़ता। मैं बोली, तलाक की धमकी मेरा मुंह दिखाई का तोहफा ही तो था। इरफान एकदम ही संजीदा हो गए। वो घर से बाहर चले गए थे, जबकि मैं अपनी फूलों से सजी सेज पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। अजीब सी ही सूरत हाल थी। मैंने कपड़े तब्दील किए और नमाज पढ़ने लगी थी। नमाज पढ़ते पढ़ते रोशनी हर सू फैल चुकी थी। ये रोशनी अपने साथ उम्मीद भी लाई थी। मैंने सोचा कि मुश्किल वक्त अब खत्म हो चुका है, परेशानी की रात छट गई है। ये दिन अपने साथ हजारों खुशियां लाएगा। यूं ही अच्छा अच्छा सोचते दिन के 10 बज चुके थे, मगर इरफान अभी तक लौट कर ना आए थे। मुझे उनकी फिक्र सताने लगी थी। उनका नंबर डायल किया तो वो भी ऑफ ही था। मैं परेशानी की हालत में बाहर निकल गई थी। किंजा आराम से अपने कमरे में लेटी टीवी देख रही थी। मैं बोली, किंजा, इरफान का कुछ पता है? वो कहाँ चले गए हैं? सुबह के निकले हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। वो बोली, भाभी, पहले तो ऑफिस जाया करते थे, मगर अब शादी की छुट्टियां ले रखी हैं, न जाने कहाँ गए होंगे। वैसे मैंने सुना है कि शौहर बीवियों को बिन बताए तभी घर से निकलते हैं जब वो उनसे फरार होना चाहते हों, 2 घड़ी आराम करना चाहते हों। अपनी बात के इख्तिताम पर वो कहकहा लगाकर टीवी के चैनल बदलने लगी थी। शादी से पहले किंजा ऐसी तो नहीं थी। उसकी जबान भाभी भाभी करते न थकती थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मोबाइल उठाया तो इरफान का कई मरतबा फोन आया हुआ था। मैंने जल्दी से कॉल बैक की तो उनकी परेशान सी आवाज मोबाइल में गूंजी थी। वो बोले, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका है, मैं उसी के साथ हॉस्पिटल में हूं, तुम फिक्र न करना, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। मैं बोली, किस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है? तो वो बोले, तुम उसे नहीं जानती। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया था। मैं इरफान के दोस्तों को ही नहीं बल्कि उसके कोलीग्स को भी जानती थी। इरफान अपनी सभी बातें मुझसे शेयर किया करता था, लेकिन शादी की रात से उसका रवैया मुझसे बदल गया था। मैं चंद लम्हे बेड पर ही बैठी रह गई थी। फिर सोचा, अपनी मोहब्बत इरफान का कमरा ही देख लूं। वो कैसे रहता है, क्या चीज अपने कमरे में रखना पसंद करता है। मैं उठकर एक एक चीज देखने लगी। जब मुझे अलमारी से एक हीरे का हार मिला था, वो हार देखकर मैं दंग रह गई थी। मैंने सोचा, क्या पता ये हार इरफान ने मेरी मुंह दिखाई के तोहफे के तौर पर लिया हो, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहां से आए थे। मैंने सोचा, जब इरफान मुझे ये तोहफा देगा तो मैं खुद ही उससे इस मुतालिक भी पूछ लूंगी। मैं भी ये सोच ही रही थी कि किंजा के कमरे से बोलने की आवाज आने लगी। मैं जल्दी से बाहर निकली कि शायद इरफान आ गए हों। मैं किंजा के कमरे में गई तो खामोशी ही खामोशी थी। मैं बोली, अभी तुम किससे बात कर रही थी? किंजा एकदम से परेशान हो गई। वो बोली, भाभी, मैं तो अकेली लेटी थी, मैंने किससे बात करनी है। मैंने उसके कमरे का जांचती नजरों से जायजा लिया तो मुझे खिड़की का पर्दा हिलता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ हो। मैं बोली, किंजा, ये पर्दा क्यों हिल रहा है? उसके चेहरे से तो हवाइयां ही उड़ गई थी। वो बोली, भाभी, हवा से हिल रहा है, आपको वहम हुआ होगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और खुद ही पर्दे की जानिब बढ़ने लगी। किंजा जल्दी से मेरी जानिब भागी। उसने मुझे हाथ से पकड़कर रोकना चाहा, मगर मैं रुकने वाली कहां थी। मैंने एक झटके से पर्दा पीछे कर दिया। अगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने इरफान को पर्दे के पीछे छुपे हुए देखा था। हम तीनों की ही हालत बड़ी अजीब हो चुकी थी, किसी में भी बोलने की सकत नहीं थी। तब इरफान बोले, किंजा, तुम्हें खामखा शक हुआ था, तुम्हारे पर्दे के पीछे छिपकली नहीं है। फिर इरफान मस्नूई हंसी हंसे और बोले, किंजा कह रही थी कि भाभी को इल्म ना हो जाए
कि मेरे कमरे में छिपकली है, नहीं तो वो मेरे कमरे में नहीं आया करेंगी। मैं बोली, इरफान, मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, बल्कि बेवफा और झूठे इंसानों से डर लगता है। उन दोनों बहन भाइयों का चेहरा उतर गया था। मैं अपने कमरे में आकर इरफान का इंतजार करने लगी। वो बड़ी देर बाद कमरे में आए थे और आते ही बाथरूम में घुस गए। शावर लेकर साफ सुथरा लिबास पहना और बोले, मैं फिर से हॉस्पिटल जा रहा हूं। मैं चुपचाप बैठी ही रह गई थी। मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। इरफान रात गए घर लौटे थे। हमने मिलकर खाना खाया और मैं अपने कमरे में चली गई। मगर जैसे ही इरफान कमरे में आए, एक बार फिर से फिजा में बुलंद होने लगे थे। इरफान बोले, किंजा को तुम्हारी जरूरत है। मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है इरफान। मैंने आपसे शादी की थी, किंजा से नहीं। इरफान चुपचाप मेरी शक्ल देखते रहे, फिर बोले, मुझे बदजबान लड़कियां पसंद नहीं है। जैसा कह रहा हूं वैसा करो, नहीं तो तलाक दे दूंगा। तलाक की तकरार सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मैं उठकर किंजा के कमरे में चली गई थी। किंजा मुझे देखकर भी रोती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए चुप कर गई और थोड़ी ही देर बाद दोबारा रोने लगी। यूं वक्फे वक्फे से सारी रात वो रोती रही थी, जबकि मैं करवट पर करवट बदलती रही। सारी रात यूं ही गुजर गई थी। फजर के वक्त किंजा ने मुझे झंझोड़ डाला था। वो बोली, भाभी, अब आप अपने कमरे में चली जाएं। मैं उससे कुछ भी कहे बिना ही अपने कमरे में आ गई थी। इरफान नमाज पढ़कर दुआ कर रहे थे। वो नमाज से फारिग हुए तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, दुआ में क्या मांगा इरफान? वो बोले, किसी बहुत ही अपने की जिंदगी मांगी है। मैं बोली, किसकी? तो उन्होंने जवाब दिया कि कल बताया था ना एक दोस्त का, बस नमाज पढ़कर उसी के पास जा रहा हूं। मैं बोली, इरफान, आप शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, अब मुझसे दामन क्यों बचाने लगे हैं? तो वो बोले, तब हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। दुआ करो कि सब ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। फिर वो उठकर घर से बाहर चले गए थे। मुझे इल्म था कि वो ये सब किंजा की वजह से ही कर रहे थे। उससे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके भाई का घर बस जाए। मैंने सोच लिया था कि इस सारी सूरत हाल से दामन छुड़ा कर ही रहूंगी। आज का सारा दिन भी इरफान की राह तकते तकते ही गुजर गया था। किंजा मेरे पास आई और बोली, भाभी, मैं जरा बाहर जा रही हूं। मुझे इरफान भाई ने किसी काम से बुलाया है, आप घर को अंदर से ताला लगा लें। मैं हक्का बक्का उसका मुंह तकती रह गई थी। मैं बोली, क्यों, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है जो अपनी नई नवेली दुल्हन को भुलाए बैठे हैं? वो सोच में पड़ गई, जैसे कोई मुनासिब जवाब सोच रही हो। फिर बोली, जब भाई आएंगे तो उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। वो इतना कहकर घर से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं गुस्से से तनफन करती रही। हर उस चीज को ठुड्डे मारती जा रही थी जो मेरी राह में आ रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो एक औरत हमारे घर आ गई। वो बोली, मैं आपकी पड़ोसन हूं। मैंने उसे घर में बुला लिया और बहाने बहाने से किंजा के मुतालिक मालूमात लेने लगी थी, क्योंकि किंजा मुझे बहुत मशकूक लग रही थी। वो बोली, किंजा एक अच्छी लड़की है। कि किंजा एक अच्छी लड़की है? अच्छा तो तुम्हारा शौहर नहीं है, मगर अब तुमने तो उससे शादी कर ही ली है, तो क्या कहा जा सकता है? मेरा दम घुटने लगा था। मैं बोली, मुझे सब सच सच बताएं कि क्या बात है। लेकिन उस औरत ने अपने लब सी लिए और उठकर बाहर निकल गई थी। मुझे अब शक ने अपने हिसार में जकड़ लिया था। यकीनन दाल में कुछ काला जरूर था, मगर क्या? इस बात का जवाब मुझे अभी ढूंढना था। शाम में वो दोनों बहन भाई घर लौटे तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे कोई सवाल न किया, क्योंकि जानती थी कि उन्होंने मुझे कौन सा सच बता देना था। मुझे सच का सुराग खुद ही लगाना था। मैं चुपचाप घर के काम करती रही। खाना भी हम सब ने मिलकर खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब इरफान मेरे पास आए और बोले, तुम अभी तक यहां क्यों बैठी हो? तुम्हें इल्म है ना कि तुम किंजा के कमरे में सोती हो? तो जाओ वहीं पर, या वो तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजे तब तुम जाओगी। आज मैंने इरफान से कोई बहस न की और उठकर किंजा के पास चली गई। मैं उसके लिए दूध का गिलास ले गई, मगर उसमें नींद की दवा डालना ना भूली थी। किंजा दूध पीकर ताजा दम होकर बैठ गई और रोने लगी थी, मगर आज वो ज्यादा देर ना रो सकी थी और एक साइड को लुढ़क गई। वो गहरी नींद में थी और इस चीज का मैंने फायदा उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई थी, क्योंकि मेरा कमरा तो खाली था। इरफान अपने कमरे में मौजूद ही न थे।
मैं हक्का बक्का सी दीवार के साथ लगकर रोती जा रही थी। इरफान यकीनन मुझे धोखा दे रहे थे, जो यूं छुपकर रात में घर से बाहर चले जाते थे। मैं दोबारा किंजा के कमरे में आकर सो गई। सुबह एक बार फिर से मुझे किंजा ही ने उठाया था। वो बोली, आप अपने कमरे में चली जाएं। मैंने उसकी बात मान ली और अपने कमरे में चली गई थी। इरफान कुरान पाक पढ़ रहे थे। मैं उनसे कोई बात किए बिना ही बिस्तर पर जाकर लेट गई। उन्होंने भी मुझसे कोई बात करना गवारा न की और उठकर बाहर चले गए। जिंदगी अजीब से मोड़ पर आकर रुक सी गई थी, एक ऐसे मोड़ पर जहां हर लम्हा दिन घटता था। खैर, शाम हुई तो किंजा मुझे आकर बोली, मैं बाहर जा रही हूं, भाई ने बुलाया है। मैंने सर हिला दिया तो वो बाहर निकल गई, मगर उसके जाते ही मैंने भी सर पर काली चादर ली और किंजा के पीछे ही निकल गई थी। आज मैं उसका पीछा कर रही थी। उसने रिक्शा पकड़ा तो मैं भी रिक्शे में सवार हो गई। किंजा तंग सी टूटी फूटी गलियों से गुजरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो एक सुनसान और पुरस्कार सी जगह पर जाकर रुक गई थी। मैंने भी रिक्शे को रुकने को कहा तो वो बोला, बाजी, ये जगह औरतों के लिए महफूज नहीं है, आप यहां से चलें। मैं बोली, ये कौन सा इलाका है? तो वो बोला, जहां पर औरतें बिकती हैं, ये कोठा है बाजी। मैं तो रिक्शे वाले की बात सुनकर दंग रह गई थी, लेकिन चूंकि किंजा कोठे में दाखिल हो चुकी थी तो मुझे भी वहां जाना ही जाना था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर इरफान अपनी बहन को ऐसी जगह पर क्यों बुला सकता है। मैं आगे बढ़ गई। किंजा बहुत से चौबारों को छोड़कर एक वीरान से चौबारे में दाखिल हो चुकी थी। मैं भी उसके पीछे ही थी। अचानक ही इरफान की आवाज गूंजी थी। वो बोला, किंजा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? तो वो बोली, भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। फिर इरफान बोला, अच्छा जल्दी से अपना काम शुरू करो, इसे बहुत तकलीफ है। वो बोली, जी भाई। तभी किसी के कराहने की आवाज आने लगी। मैंने पर्दे से झांक कर देखा तो चंद लम्हों के लिए साकत रह गई थी। इरफान के हाथ में नीम मुर्दा वजूद था, जबकि किंजा उस वजूद को इंजेक्शन लगा रही थी। मैं एक झटके से पर्दे के पीछे से निकली और बोली, ये क्या हो रहा है? इरफान और किंजा दोनों ही सहम गए थे। फिर इरफान बोला, तुमने सच को पा ही लिया है तो मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा और तुम्हें सब सच बताता हूं। तुम्हें तो याद होगा कि मैंने अपने रिश्ते के आगाज पर तुमसे कहा था कि मेरे वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं। मैंने झूठ बोला था। सच तो यह है कि मेरा बाप मर चुका है, लेकिन मां अब तक जिंदा है और ये औरत मेरी मां ही है। मेरे अब्बू ने मेरी वालदा से मोहब्बत की शादी की थी। वालदा भी अब्बू के साथ खुश थी, मगर मेरी नानी वक्तन फवक्तन उनको अब्बू के खिलाफ उकसाती रहती थी। हम दोनों की पैदाइश के बाद घर में गुर्बत आ गई थी। उस वक्त अम्मी और अब्बू लड़ते झगड़ते रहते थे। नानी ने उन दिनों में अपने वार तेज कर दिए। हर नतीजा उन दोनों की तलाक की सूरत में निकला। अम्मी पैसे के लालच में हमें छोड़कर चली गई थी। अब्बू ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया था, सब सच बता दिया था और ये नसीहत भी की थी कि हम कभी भी इस औरत के पास ना आए। मेरे पास मेरी मां की वाहिद निशानी उनका हीरे का हार पड़ा था। अगर अब 1 साल से अम्मी कोठे की मशहूर रक्कासाओं को भेजकर हम दोनों से मिलने की इल्तिजा किया करती थी। अम्मी की इस हरकत की वजह से हम दोनों बहन भाई मोहल्ले में बदनाम हो चुके थे। लोग हम पर तरह तरह का गंद उछालने लगे थे, मगर अम्मी पास नहीं आ रही थी। हमारी शादी से 2 रातें कबल अम्मी मेरे घर आई थी। अम्मी क्या थी, हड्डियों का ढांचा ही थी। बोली, मुझे कैंसर हो चुका है, जिंदगी के आखिरी अय्याम तुम लोगों के साथ बिताना चाहती हूं। अम्मी की हालत इस कदर अजीब थी कि हम दोनों बहन भाइयों के ही दिल पसीज गए थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि 24 घंटे एक आदमी लाजमी मरीजा के पास हो। इसीलिए मैं दिन रात अम्मी की खिदमत करने लगा, ये सोचकर नहीं कि ये मेरी मां है, बल्कि ये सोचकर कि ये बेआसरा और तन्हा औरत है। मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे सामने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाए। तुम मुझे कोठे वाली की औलाद समझकर मुझसे रिश्ते नाते ही तोड़ दो। इसीलिए मैंने किंजा से कहा कि वो बहाने से तुम्हें अपने पास रोक लिया करे। इतना कहकर इरफान चुप कर गया तो मैं बोली, आप प्यार से भी तो मुझसे ये सब कह सकते थे ना कि जाओ किंजा के साथ सो जाओ, मुझे कोई काम है। तलाक का बार बार कहकर मेरे जज्बात मजरू करना जरूरी था क्या? इरफान बोले, प्यार से बात करता तो तुम मुझसे सवाल करती, जबकि मैं जवाब देने की कंडीशन में नहीं था, इसीलिए तलाक का कह देता था।
तुम गुस्से में आकर मुझसे दूसरी बात ही नहीं करती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। इरफान रोने लगे तो मैं बोली, आपने नेक काम किया है इरफान, मेरा सर फखर से बुलंद हो गया है, मुझसे माफी मत मांगे। अभी हम बात ही कर रहे थे कि इरफान की वालदा की रूह परवास कर गई। मैंने ही इरफान और किंजा को गम के इस मौके पर संभाला था। अंधेरी रात के बाद मेरी जिंदगी का सूरज चमकने लगा था और खुशियों के गुलाब खिलने लगे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।